नमस्कार, आपका बात 25सी में स्वागत है और बात 25सी में हम बात कर लेते हैं, जो संसद में एक आक्रमण हुआ है, उससे मिली-जुली बातों पे। उस आक्रमण को बहुत सारे देश के ज्ञानी लोग, विद्वान लोग, आंदोलनकारी लोग, क्रांतिकारी लोग ठीक बता रहे हैं कि वो बता रहे हैं कि बेचारे बेरोज़गार हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, जीविका नहीं है। तो वो संसद में भी कूद-फांद कर सकते हैं, धुआँ भी छोड़ सकते हैं, कुछ और भी कर सकते हैं। तो ये बड़ी ही एक विचित्र परिस्थिति है। पहले पिछली बार जो आक्रमण हुआ था संसद पे, उसमें पाकिस्तान का और कश्मीर के आतंकवादियों का हाथ था। इस बार तो दूसरे लोगों का हाथ है। तो ये और इससे मिली-जुली बातों पे चर्चा करने के लिए हमने आमंत्रित किया है रांची से श्री शशांक भारद्वाज को। तो उनसे ये बातचीत आरंभ करते हैं। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25सी में। तो नमस्कार। ये जो कूद-फांद हो रही है संसद में जो एक तरह का वितंडा चल रहा है, बड़ा ही विचित्र स्थिति है। तो उसके बारे में आप उसको कैसे देखते हैं? और ये जो एक नैरेटिव, एक कथानक देश के विद्वान लोग, तथाकथित विद्वान कर रहे हैं कि अगर कोई आदमी बेरोज़गार है 40 वर्ष में डिग्रियाँ लेने के बाद में, तो वो कुछ भी कर सकता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अलग-अलग क्षेत्रों के लिए कहाँ-कहाँ मिलते रहे, किन-किन प्लेटफ़ॉर्म पे, किन-किन लोगों के लिए वोट माँगते रहे। यानी कि राजनैतिक कार्यकर्ता है, तो राजनीतिक कार्यकर्ता होना कोई अपराध नहीं है, होएँ, लेकिन राजनीतिक कार्यकर्ता होने पर अपने राजनीतिक मालिकों और दूसरे लोगों के उकसावे में आके लंबी प्लानिंग करके और इस तरह की कूद-फांद करेंगे, संसद में कूद जाएँगे और फिर ये बता दिया जाएगा भी बहुत सारे लोगों को नया कुछ पसंद नहीं है, नई संसद भी पसंद नहीं है। तो वो तो यहाँ भी आ गए कि ये नई संसद में हो रहा है यानी कि इसके निर्माण में ही कोई खोट है, इस तरह की बात है। तो शशांक भाई आप कैसे देखते हैं? बड़ी ही विचित्र स्थितियाँ हैं जिनके बारे में शायद सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन ये वास्तविकताएँ हैं हमारे देश की राजनीति, राजनेता और दूसरे उनके सहयोगी लोग अब जिस तरह के हैं वो सामने दिख रहा है। जी शशांक भाई। मैं तो कहता हूँ कि ये हुँ, जो बेरोजगारी है ना, इसको हिंदी में हम कहते हैं जीविका विहीनता। तो ये तो जीविका कम्युनिस्टों का धर्म है। इसी के आधार पे वो जीते हैं। कहीं इनके लिए अस्त्र है, कहीं इनके लिए जीवन यापन का साधन भी है। हुँ, जीविका नहीं है, जीविका नहीं है, चिल्लाओ हुँ, और लोगों को अराजकता की ओर ढकेलो हुँ, और उनको मूर्ख बना के धन कमाओ, या सरकार को विवश कर दो कि तुमको कोई एनजीओ ये सब में कुछ धन दे दें। तो बेरोजगारी तो इनका एक नाटक है। इनको हुँ, कोई चिंता नहीं रहती किसी बेरोजगारी से। अगर इनको बेरोजगारी की इतनी ही चिंता रहती तो ये उद्योग धंधा लगाने देते, उद्योगपतियों के विरुद्ध नहीं बोलते, व्यापार के विकास की बात करते, अ, धन से धन सृजन की बात करते, धन वितरण की बात नहीं करते। जब आप धन वितरण करते हैं तो वो धन समाप्त हो जाता, क्योंकि वो धीरे-धीरे उपभोग में लाया जाता और उसकी कोई उत्पादकता तो होती नहीं। लेकिन जब आप धन सृजन की ओर जाते हैं, तो वो एक निरंतर प्रक्रिया बनती है जो उत्तरोत्तर बढ़ती है। वो आर्थिक समृद्धि भी बढ़ाती है, धन भी बढ़ाती है और धन का पुनर्निर्माण भी करती है। तो कम्युनिस्ट जब कुछ नहीं समझ में आता तो इसी तरह लोगों को भड़काते हैं कि चलो। अब आप सोचो, संसद पे आक्रमण कितनी विभत्स बात है। आप मान लिया कि आप के पास जीविका नहीं थी। 42 वर्ष की आयु में आपके पास कोई जीविका नहीं है। आपने क्या प्रयत्न किया जीविका के लिए, क्या प्रयास किए, कहाँ आपके साथ बाधा आई, कहाँ अवसर नहीं थे? ये आके बताओ ना। कि आप कुछ षड्यंत्र करोगे, कुछ भीड़ इकट्ठा करोगे और अराजकता तो कम्युनिस्टों का स्वभाव है। तो पहुँच गए वहाँ पे अराजकता दिखाने। मैं इतना ही कहता हूँ कि संसद भी तो एक स्थान विशेष है ना, जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ चर्चाएँ हो रही हैं। किसी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिवेशन में अगर कोई जाके इस तरह की गतिविधि करे, तो उसका ये क्या हाल करेंगे? तो इनके हमेशा से दिखाने के दाँत
दूसरे हैं और खाने के दाँत दूसरे हैं। तो ये इस तरह के आक्रमण को तो किसी भी आधार पे न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता। आपको प्रदर्शन करना है, अनेकों माध्यम है, कीजिए, किसने रोका है? लेकिन आप संसद में जाके आक्रमण करेंगे, और कौन जानता था कि जो व्यक्ति संसद में कूदा था वो किसी सांसद को घायल नहीं कर देता या उसके साथ शारीरिक संघर्ष नहीं कर सकता था। तो एक स्वर में इसकी निंदा होनी चाहिए। तो कोई महान नेता बोल रहा है कि ये तो बेरोज़गारी है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो कोई बेरोज़गार उसके घर में घुस के ऐसा ड्रामा करे तो क्या उसको सहन किया जाएगा? आप ही बताइए। तो ये एकदम गलत बात थी, और बेरोज़गारी है कि नहीं ये निश्चित कौन करेगा? आंकड़े करेंगे, तथ्य करेंगे, जीविका के साधन करेंगे, जीडीपी की ग्रोथ करेगी, ये सब बताएँगे ना कि देश में जीविका की स्थिति क्या है, कि कोई एक अ, मानसिक रूप से वृद्ध महिला 42 वर्ष की कुछ एक पर्चे हिला के कहेगी कि देश में जीविका नहीं है, तो उसके कहने का आधार क्या है? और कोई एक व्यक्ति विशेष की जीविका नहीं हो सकती, तुम में योग्यता ही नहीं, तो तुमको जीविका कहाँ से मिलेगी? अगर तुम कोई डिग्री लेके घूम रहे हो तो इसका अर्थ थोड़ी हुआ कि तुम उस पद के लिए योग्य हो। तुम प्रक्रिया के माध्यम से आओ, तुम परीक्षाएँ दो, तुम कोई व्यापार करने की चेष्टा करो, करोगी कुछ नहीं। उपद्रव करोगी और कहोगी कि मैं बेरोज़गार हूँ, तो तुम इसी योग्य हो बेरोज़गार रहने, और संसद पे आक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। जी, बिल्कुल। और ये भी खबरें आ गई हैं कि जिनको बताया जा रहा है कि वो बेरोज़गार हैं, उनके 3-3 तो बैंक अकाउंट है। किस बेरोज़गार के 3 बैंक अकाउंट, आपके 3 बैंक अकाउंट हैं क्या? और जब ये तथ्य सामने आएँगे तो इनकी सारी पोल खुल जाए। देखिए, पूरा वामपंथ ना एक नाटक है। वो नाटक नहीं है जो आप करते हो, वो तो एक विधा है जिसमें आप भूमिका निभाते हो। लेकिन ये बिना किसी सार्थक आधार के लोगों को मूर्ख बनाने की एक कला है वामपंथ, जिसमें कुछ कुंठित लोग रहते हैं और कुछ भी बोलते हैं। उनके पीछे कोई आधार नहीं रहता। उनकी शासन प्रणाली प्रणाली सब जगह सफल, ध्वस्त हो चुकी है, फिर भी राग पीटते रहते। जैसा मैंने आपको प्रारंभ में कहा था कि धन वितरण से धन समाप्त होता है, और सृजन का धन वितरण होने से धन का सृजन होता है। ये कम्युनिस्टों को समझ में नहीं आता। माधव ये जी। इसमें इसमें जो मुख्य बात सामने आ रही है कि भई ये तो विभिन्न किन-किन, लेकिन मुख्य रूप से प्राचीनतम पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं, तो ठीक है, राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ता किसी भी राजनीतिक पार्टियों के हो सकते हो। लेकिन उसके एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए या अपने नेताओं को एक मौका देने के लिए कि उसके ऊपर ऊट-पटांग कुछ भी करें, तो उनका, और उसमें गैर कानूनी भी हो जाएँ और इस तरह का एक हमला टाइप का करें कि आपके एक सेंसेशन क्रिएट करें और फिर बहुत सारे लोग जो उनके नेता नाले हैं, वो उसको जस्टिफ़ाई करें। लेकिन अब जब परतें खुल रही हैं कि इतने लोग अलग-अलग क्षेत्र से, अलग-अलग शहरों से कैसे मिल रहे थे, कहाँ मिल रहे थे और ये इस षड्यंत्र को क्रियान्वित करने के लिए बड़ी सारी जो है ना वो भेंट कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, प्लान कर रहे थे, कुछ खरीद रहे थे। मतलब पूरा का पूरा एक जिस तरह से एक ऑपरेशन, टेररिस्ट ऑपरेशन होता है उस तरह से कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात ये कि उसके ऊपर जो हंगामा किया गया हमारे महान जो है नेताओं ने, और फिर जिस तरह से वो बाहर निकल के मतलब क्या उसको कहा जाए कि मतलब स्कूल कॉलेज के उद्दंड बच्चों की तरह से कोई जो है वो किसी की मिमिक्री कर रहा है और बहुत तथाकथित बड़े-बड़े नेता उसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं और डीयू का एक महादुष्ट प्रोफेसर है, वो भी कर रहा है। कम से कम उस आदमी पे तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए। ये चारा चोर का जो प्रसिद्ध चारा चोर है, हाँ, उनका एक चेला है और वहाँ पे बैठ कर के कई तरह की बकवासें करता है। बड़ा और इस तरह का इस तरह से साबित करने की कोशिश करता है वो कोई बहुत बड़ा विद्वान है और जातिवादी अधिकतर वो बातें करता है। तो यानी कि ये सिर्फ़ एक हमला नहीं है, इस हमले ने बहुत सारे हमारे जो
अजीब प्रकार का जो नेतृत्व है, उसको एक मौका दिया है कि वो अपना और बिल्कुल ही निकृष्ट किस्म का जो है ना प्रदर्शन करें, और उसपे बिल्कुल लोक-लाज के तो सारे मानदंड समाप्त हो गए। मतलब ये आगे चला गया, एक-एक घटना हुई, उसकी प्लानिंग हुई। अब उसी के आधार पर ये वहाँ पे लगातार शोर-शराबा हो रहा है, बिल पास नहीं किए जा रहे हैं और उनको बाहर निकाला तो बाहर भी पहले भी गया है, अब बड़ी संख्या में उद्यम करोगे तो बड़ी संख्या में जाएँगे। अब क्लास में कक्षा के लिए क्लास लगती है, उसका मानना है तो संसद जो है ना विमर्श के बनी है, उसमें इतना हंगामा करना, लगातार करना। अब ये कहना कि भई उसने भी हंगामा किया था, भई आप वर्स्ट एग्ज़ाम्पल क्यों देते हैं? लेकिन ये डेस्परेशन है शायद उनका, तो इसके बारे में हम क्या कहेंगे? ये तो उससे आगे निकल गया, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं बड़े-बड़े विद्वान लोग, नेता जो 20-20 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कमाल की बात हो रही है। देखिए, न्यायोचित ठहराने से तो कुछ होगा नहीं। वो कुछ भी बोलें, जो राष्ट्र की जनता वो सारी ये नाटकबाज़ी समझती है। अब अगर नहीं समझती तो ये लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं हारते। अभी हुआ क्या है ना कि क ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पीछे भी जो रणनीति बना रहे हैं, वो कुछ कम्युनिस्ट जैसे लोग हैं। अब कम्युनिस्ट का काम है कि गिमिक खड़ा करना, कुछ शोशेबाज़ी खड़े कर दो। उससे उनको लगता है ना कि कोई अवधारणा बन जाएगी, या आप देखेंगे ना जब कोई कम्युनिस्ट आंदोलन या उनके जो चेले-चपाटी घूमते हैं तो कोई टेढ़े-मेढ़े आकृति से चित्र बना के सोचते हैं कि बहुत बड़ा काम कर दिया, ढपली बजा के कुछ फ़ैज़ की उटपटांग गज़लें गा लेंगे और सोचेंगे कि हमने बड़ी क्रांति कर दी। तो ये एक प्रकार का उनका नाटक है। पहले कभी आकर्षित लोगों को करता था, लेकिन अब लोगों ने देख लिया कि इनकी वास्तविकता क्या है, पोल क्या है, इनका बौद्धिक स्तर क्या है, वामपंथ अपने आप में किस बौद्धिक स्तर की प्रणाली है, तो अब इनके कोई बहकावे में आता नहीं। लेकिन अब वो कम्युनिस्टों को मार्क्स का कीड़ा काटा हुआ है, तो करेंगे वही नाटक। अब उनको अपनी पार्टी में तो कुछ मिला नहीं। सभी जगह से कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो रहा है। संसद में इनकी संख्या नहीं के बराबर है। राज्य के विधानसभाओं में नहीं जीतते हैं। लेकिन अंदर में वो जो सड़ा हुआ विषाणु है वामपंथ का, वो नाचता रहता है। तो यही सब ड्रामा करते हैं कि तुम स्याही फेंक दो, तो तुम संसद में घुस के धुएँ उड़ा दो, ताकि ऐसा कुछ बना सकें जिससे लोग प्रभावित हों। लेकिन कोई इनसे प्रभावित होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर प्रभावित ही होता तो इनको मत मिलते ना। आपकी आधार आपकी आपके विचारों का कोई आधार मानता हो, तो आपको मत मिलेगा ना। तो आपको तो देश की जनता ने अस्वीकार कर दिया। तो ये जो संसद कार्य में हुआ, ये एक तरह का इनका जो चिर-परिचित कम्युनिस्ट नाटक होता है ना, वो था ये। तो इन्होंने किया, लेकिन इनको लेने के देने पड़ी। देश की जनता में बड़ा आक्रोश है इसको लेके कि आप संसद में प्रवेश करके ऐसा क्यों कर रहे थे? जैसा आपने कहा, आपको प्रदर्शन करना है, कहीं कीजिए, किसने रोका आपको? लेकिन कोई भी बात कानून के अंतर्गत होगी ना। प्रदर्शन करने का अर्थ ये थोड़ी है, अब मैं कहूँगा मेरे को जीविका नहीं है तो मैं किसी कम्युनिस्ट नेता को जाके एक थप्पड़ मार दूँगा, बोलूँगा कि मेरे को क्रोध है। जो कानून के विरुद्ध है वो नहीं होना चाहिए था। तो ये कम्युनिस्ट गिमिक अभी चलेगा, हालाँकि पीटा-पिटाया है, कोई पूछता नहीं इनको। लेकिन हुँ। चूँकि इनके पास अब कुछ बचा नहीं तो कांग्रेस में घुस गए हैं और वहाँ पे सब नाटक कर रहे हैं। हालाँकि कांग्रेस भी कोई दूध की धुली पार्टी नहीं है, लेकिन कांग्रेस में सक्षम नेतृत्व तो है नहीं। एक समय में नरसिम्हा राव जी थे, चिंतक थे, विचारक थे, वैसे नेता अब रहे नहीं। तो अब ये पीछे से आके बता रहे हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। हो रहा उल्टा, और उल्टा ही होगा। जब कम्युनिस्ट अपने मूल आधार में पिट गया, तो कांग्रेस का लबादा ओढ़ के ये कैसे सफल हो सकता है माधव जी? आप बताइए? अब जैसे इसमें जो कुछ लोगों के नाम जो मुख्य रूप से आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग और उनकी शिक्षा-दीक्षा जो है, वो आड़ती आंदोलन के दौरान हुई है। यानी कि आड़ती आंदोलन के दौरान उसके अंदर बहुत सारे इस तरह के नए तथाकथित जो है वो एक्टिविस्ट उन्होंने जन्म लिया है। और ये शायद दुनिया में पहला आंदोलन था कि आपको बंधनों से मुक्त किया जा रहा है। आपको मंडी व्यवस्था से मुक्त किया जा रहा है, मंडियाँ खत्म नहीं की जा रही हैं, आपकी इच्छा है तो आप मंडी में बेचिए, नहीं तो आप किसी दूसरे को बेचिए, बाज़ार में कहीं बेचिए,
लेकिन इन लोगों ने ऐसा भी तंडा खड़ा किया कि दिल्ली को तो 13 महीने तक रोक दिया। ये बात ठीक है कि ये सरकार की इसमें विफलता रही कि उन्होंने कड़ाई से कोई काम नहीं किया, इसको होने दिया। तो इस तरह के बहुत सारे नए-नए कुकरमुत्ते उससे पैदा हो चुके हैं। तो इसमें जो कुछ नाम आ रहे हैं, उनकी शिक्षा-दीक्षा वहीं से हुई है। और फिर उसमें एक अपने साहब हैं, योगेंद्र यादव, जो कि ग्रामीण विशेषज्ञ, जाति विशेषज्ञ हैं, और वो उन्होंने एक बार जब 14 में चुनाव का परिणाम आया तो उन्होंने यू इडियट, महामूर्ख कह दिया सारे मतदाताओं को, और वो अभी भी तो इसी तरह कै के भाषण कैसे पेलते नहीं रहते कहेंगे? उनको भी तो चुनाव हराया इन्हीं मतदाताओं ने, तो उनके लिए तो मूर्ख ही रहेंगे ना। एक बात मैं हैं। आपको और बताता हूँ, ये जो वामपंथी होता है ना, वो मूर्ख होता है। क्योंकि अगर मूर्ख नहीं होगा तो वामपंथी होगा ही नहीं। और ये बहुत मूर्ख बड़ा होने के ऊपर होने के बाद ये क्या करता है ना, दूसरे को मूर्ख समझता है, ये उसकी दूसरी मूर्खता है। तो अब इनके इनका स्वभाव ऐसे हो गया है। अब किसान आंदोलन की जहाँ तक हम बात करें, तो ये तो मोदी के राजनीतिक विरोध का आंदोलन था, इसका किसानों के हित से कोई लेना-देना नहीं था। नहीं, इसी क्योंकि तरह से किसा ये जो आक्रमण हुआ है, उसकी प्लानिंग हुई है, और ये बहुत लंबे समय से इस तरह की कुछ प्लानिंग विभिन्न कारणों से शायद ये करते रहे हैं, क्योंकि इनको एक दृश्य करना है, और टेलीविज़न के लिए क्रिएट करना है, अखबारों के लिए क्रिएट करना है, और फिर टेलीविज़न के लोग 24 घंटे उसको उसमें लग जाते हैं, उसकी मीमांसा करने में। अधिकतर वो उसे कोई नई जानकारी मिलती नहीं है, लेकिन एक सेंसेशनलिज़्म है। अ, उसमें से पूरा-पूरा तंत्र उनको 24 घंटे का न्यूज़ मिल जाता है। अब ये पुलिस यहाँ गई, अब वो पुलिस वहाँ गई, अब पुलिस ने सीढ़ी चढ़ी, अब फलाने ने वो वक्तव्य दिया, अब इसने ये गाड़ी में चढ़े और गाड़ी से उतरे, ये गाड़ी उनके बंगले में जाती हुई वहाँ से, मतलब विजुअल्स ही विजुअल्स, तंत्र कुछ नहीं है। वो एक सिनेमा चलचित्र आया था ना, पीपली लाइव। हाँ, पीपली वही है, हाँ, पीपली तो लाइन। वो ही अब समाचार ये चैनल है उनका, ये हो गया। लेकिन क्या करिएगा, इनकी भी व्यवस्था है। अब कुछ तो इनको दिखाना है। लेकिन कम्युनिस्ट ये इसलिए नहीं करते कि समाचार चैनलों को कोई मसाला मिल जाए, वो तो ढूंढते रहते हैं समाचार चैनल। कभी हाँ, ये हाँ, हाँ, हमास हाँ। युद्ध ले लेंगे, कभी कुछ, उनके लिए वो कोई विशेष बात नहीं है। ह- अ, कठिनाई ये है कि कम्युनिस्ट अपनी गिमिक के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, और ये खतरनाक प्रवृत्ति है। और इनको अ, अगर जनता का समर्थन होता तो समझ में आता कि भाई आप जो कर रहे हो ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं ना कि अब देख रहे हैं कि जनता तो हमें ठुकरा चुकी है, तो हम कुछ ऐसा ही टेढ़ा-मेढ़ा करते रहें जिससे हम चर्चा में बने रहें। आप ही ये जो आक्रमण में जो लोग थे, वो 42 वर्ष की जीविका विहीन, कोई कहता है मैं रिक्शा चलाता हूँ, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एक जहाजी फ़ोन जला रहे हैं। अरे भाई, आपने जब भगत सिंह का ये एक उदाहरण लेके हाँ, चलते हैं, ये एक बड़ा है कि अब भगत वो, सारा हाँ, भगत सिंह के नाम मैं पे हो। बता रहा हूँ आपको। कोई भी हाँ, अराजक कार्य करते हैं ये, और फिर भगत सिंह चिल्लाने लगते हैं। ये भगत सिंह का जितना अपमान वामपंथियों ने किया, किसी ने नहीं किया। बताइए आप, ये तो हमारे देश की सरकार थी ना, ये अंग्रेज सरकार थी क्या? किसी विदेशी का शासन था कि ये तुलना कर रहे हैं कि भगत सिंह ने जो किया वो इन्होंने कर दिया? इतना नीचा भगत सिंह को इनको अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं करना चाहिए। और ये बार-बार चिल्लाते हैं कि भगत सिंह कम्युनिस्ट है। किस कम्युनिस्ट पार्टी के भगत सिंह सदस्य थे, ये बता दें? बिल्कुल नहीं थे। दूसरी बात, 16 वर्ष तक भगत सिंह कट्टर सनातनी जैसा व्यवहार करते थे सिखों के भी, गायत्री मंत्रों का जाप करते थे, और भगत सिंह वीर सावरकर से बहुत प्रभावित थे। तो और राष्ट्र के स्वतंत्र करने के लिए कार्य करते थे। कोई वामपंथी तो राष्ट्र की अवधारणा में विश्वास ही नहीं करते। आप पूछ लो, उनके लिए राष्ट्र कोई मायने नहीं रखता। वामपंथ में राष्ट्र का कोई स्थान नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है राष्ट्र की। नहीं तब वो फिर तो ये चाहते हैं। कैसे कह सकते कि भगत सिंह को अपने साथ, कि भगत सिंह आज इसी पे बोलता हूँ मैं, कि भगत सिंह अगर राष्ट्रवादी थे तो कम्युनिस्ट कैसे थे? कोई राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता। आप जाके अध्ययन कीजिए, राष्ट्र की अवधारणा कम्युनिज्म में नहीं है। फिर आगे आते हैं हम लोग, ये कि भगत सिंह रंग दे बसंती चोला गाते थे, उन्होंने तो लाल सलाम कहते हुए तो नहीं फांसी पे चढ़ गए। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि आप बसंत बताओ,
और बिल्कुल। कौन जी, जानता है कि अंतिम क्षणों में किसका हृदय परिवर्तन। 16 वर्ष तक भगत सिंह बहुत धार्मिक थे, उसके बाद उनका मन कुछ विचलित हुआ होगा। कौन जानता है कि जीवन के अंतिम क्षणों में पुनः वो अपनी धार्मिक भावनाओं की तरफ चले गए हों। नहीं जो नैरेटिव बिल्डर है ना, ये तो इस हाँ, तरह की आप कहानियाँ किस भरने में। आधार पे भगत सिंह चिल्लाते हो? भगत सिंह का जितना अपमान फिर मैं कह रहा हूँ वामपंथियों ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया, और जैसा घृणित प्रयोग ये करते हैं उनका, आप बताइए, वो साले जूते में, अपशब्द के लिए क्षमा, वो जूते में धुआं ले जाके छेड़ रहा, और उस कह रहा है कि ये लोग इसको पेंट कर रहे हैं कि वो भगत सिंह जैसा कार्य कर रहा है। तो ये वामपंथियों की वैचारिक दरिद्रता है, और ये सब टिकेगी नहीं। देखिए, एक युग था जब ये लोगों को मूर्ख बनाते थे, तो अब ये टिकेगा नहीं। माधव जी। जी, शशांक भाई तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि भगत सिंह का नाम लेकर के किस तरह का वितंडा और किस तरह का लोगों को मूर्ख बनाने का ये बेशर्म काम लगातार बड़े लंबे समय से किया जा रहा है। कोई अवस्था का ध्यान नहीं है, कोई समय का ध्यान नहीं है। भगत सिंह ने किस समय किया किया था, आज कोई हम स्वतंत्रता का आंदोलन लग रहे हैं, आज कोई विदेशियों का राज चल रहा है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस से डेमोक्रेसी के सारे वोट पढ़ के कोई आदमी आपको शासन आप पे कर रही है, वो पार्टी आपको पसंद नहीं है, वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है। तो इस तरह के सारे बिल्कुल ही ओछे किस्म के जो है वो हथकंडे अपनाएँगे, लेकिन ये देश की व्यवस्था है। ये देश में जिस तरह के राजनेता बहुत सारे उगे हैं, पनपे हैं, यानी कि आप देखिए कि स्कूल के उद्दंड बच्चों की तरह से सांसद कितना गैर ज़िम्मेदार व्यवहार कर रहे हैं, वो विरोध करेंगे भी कितना हल्ला मचाओगे आप? यानी कि ये देखिए, झूठ कहाँ तक झेला जाए? नहीं, देश का एक दुर्भाग्य है कि हमारे राष्ट्र में राजनीतिक विवशताएँ बहुत है। कोई एक वर्ग, किसान वर्ग कभी खड़ा हो जाता है, या महिला वर्ग है, या कोई जातिवादी वर्ग है। उसके कारण किसी भी राजनीतिक दल को सब बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ता है। भाजपा की सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्थाओं से उसको भी ध्यान रख के चलना पड़ता है। इसलिए किसान आंदोलन पे बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, नहीं तो कह देते कि किसानों पे अत्याचार हो गया, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया। तो वो तो हमको मानना पड़ेगा कि राजनीतिक व्यवस्थाएँ हैं। तो नहीं अब ये जो झाग उसमें भी अब ये जो राजद के सांसद की बात आपने कही, इस मूर्ख ने लिख दी एक कविता, पढ़ दी थी संसद में, याद है, ठाकुरों का कुआँ। हाँ, मैंने उस कविता के विरुद्ध कविता लिखी। जी। तुम ठाकुरों का कुआँ का बात करते हो, और जिस प्रजाति ने तुम्हारा नरसंहार कर दिया, जिस प्रजाति ने पूरे सनातन पे अत्याचार किया, उसके बारे में तुम्हारे मन से एक शब्द नहीं निकलता, मुँह से एक शब्द नहीं निकलता। जो गलत है उसको गलत बोलो ना, जिसने गलत किया बोलो ना, किस आधार पे गलत किया बोलो ना। तो ये अभी की विपक्ष का जो एक अ, योजना है, वो ये है कि मोदी को ये सुशासन पे नहीं हरा सकते, विकास पे नहीं हरा सकते, राष्ट्रभाव पे नहीं हरा सकते, तो तोड़ो। बोलो कि जातिगत जनगणना कराएंगे, तो ब्राह्मण ऐसा, तो ठाकुर ऐसा, तो वणिक समुदाय ऐसा, तो एसटी एससी ऐसे, तो फलाना ने, सबको एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करो। लेकिन मुझे संतोष इस बात का मत जी, कि जो चुनाव अभी हुए, 3 राज्यों में जो भाजपा को विजय मिली, उसने इनकी जो षड्यंत्रकारी, ज्वलनशील, घातक योजनाएँ थी, उन पे पानी डाल दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल अब ये ये नहीं, अब ये कोई नई बात सोच के आए, लेकिन कृपा है ईश्वर की भारत पे कि मोदी जैसा शासक है, जिसके पास रणनीति भी है इनसे निपटने की, और जिसको जनता का समर्थन भी है। लेकिन तब भी हमें भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए, और हम जहाँ हैं, वहाँ ऐसे कुत्सित प्रयासों का विरोध करें। ठीक है, राजनीतिक प्रदर्शन से हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप बिल्कुल राजनीतिक प्रदर्शन करो, कुछ भी बोलो, हम जहाँ तक संभव होगा तथ्यात्मक रूप से उसका प्रतिकार करेंगे। लेकिन कम से कम राष्ट्र विरोधी जैसी बातों से तो इनको बचना चाहिए। अगर ये इस बार चुनाव हार गए 2024 में, तो आगे क्या उत्तर देंगे देश की जनता को?
क्या एजेंडा लेके आप चल रहे थे? उनको किसी को उत्तर देना ही नहीं है, उनको खुद भी उत्तर नहीं देना है। उनके पास और खुद भी सब अधिकांश दल इसमें राजनीति ये परिवारवादी दल है। कौन मानता कि वो राष्ट्र के हित के लिए राजनीति में, आप बताइए, अपने नहीं, वो परिवार के तो हित के लिए अपने राजनीति में। अपने 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 खुद के भले और अब अपने परिवार के भले, वो झा जी एक परिवारवादी उन्हें चौथ दल। वसूल करने की स्वतंत्रता चाहिए। हाँ, उनको नहीं चौथ परिवार वसूल। को चाहिए, दल को नहीं, परिवार है। हाँ, हम समाजवादी पार्टी में 17-18 कोई विधायक लड़ रहा है, कोई सांसद लड़ रहा है, कोई कुछ है। वही हाल बिहार में है, वही हाल तमिलनाडु में है, बंगाल में भी ममता जी अभिषेक बनर्जी को आगे कर रही हैं। तो सब जगह तो इनका परिवारवाद चल रहा है। तो किस आधार पे देश की जनता इनको वोट दे, आप ही बताइए ना, क्यों दे? आप नहीं वो अगर तो, राष्ट्र हित के लिए राजनीति में, तो नीतियां बताइए ना। क्या इन सब पार्टियों में, इन सब दलों में परिवार के सदस्य के अतिरिक्त कोई योग्य व्यक्ति है ही नहीं क्या? वो नहीं जहाज नहीं ही ये बेचारा तो, जो गल ये तो वहां पे वो भैंस की तरह जुगाली करता है संसद में, उसको वो क्या कर रहा है? एक परिवार की चरण वंदना कर रहा है, और क्या कर रहा है वो? और ये जानते हैं, रीति थी, मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार लालू जी ने, एक व्यक्ति ने लालू चालीसा लिख दी थी। लालू जी हाँ, इतने प्रसन्न हुए कि उसको राज्यसभा भेज दिया। तो ये वाह। भी ऐसी प्रेम पादुका ये झा हो साहब रहा ने है तो कि नहीं चलो। लिखी थी। ये जो झा साहब है, इन्होंने तो नहीं लिखी थी। वैसे ये लिख सकते हैं, मेरे ख्याल में इन्होंने उन्हीं। नहीं लिखी थी, एक दूसरा कोई व्यक्ति था, अच्छा, उसने लिखी थी। और उसको अच्छा। लालू जी ने बोला, जा तू लोग तहार राज्यसभा के सदस्य बना है, वो अपनी भाषा में बोल के उनको भेज दिया। नहीं, अब राजा कहने का राजा अर्थ है कि लोकतंत्र का क्या सिद्धांत है? सबके लिए समान अवसर रहे और कोई भेदभाव नहीं हो, यही ना लोकतंत्र की मूल भावना है। अब इन पार्टियों में आप देख लीजिए, लोकतंत्र किधर से है। अब ये तथाकथित लोकतंत्र देखिए, कारण कुछ भी रहे हो, अच्छा, चाटुकारों से चल वामपंथी रहा वामपंथी सिद्धांतवादी बात करते हैं। है। चुनाव लड़ते हैं लालू यादव के साथ, चुनाव लड़ते हैं ओवैसी के साथ, चुनाव लड़ते हैं अब आप समाजवादी देखिए कि पार्टी के साथ। चंद्रशेखर नाम का जो एक जेएनयू का इनका बड़ा होनहार, ठीक है, उसकी आइडियोलॉजी से हम एग्री नहीं कर सकते, उसको मरवाया किसने? हाँ, वो उसको बिहार में देखिए। मरवाया, उन्हीं और के ये साथ कम्युनिस्ट, में ये सारे खड़े हो और गए। ये जो एक नमूना और कम्युनिस्ट है, ये अपना कन्हैया कुमार, ये नमूना दिन भर लालू यादव या कांग्रेस को गालियां बकता था। उसी के हाँ, साथी को मरवाया ना राजद के शासनकाल में। जी। अभी कांग्रेस में चला गया, जाके लालू के पांव छू रहा था बेगूसराय लोकसभा चुनाव में, ये लालू जी के पांव छू रहा था। आप बताओ, कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट है, सिद्धांतवादी है, सिद्धांत से नहीं डिगते। तो तुम क्या, कितने ढोंग करोगे? अब और चूंकि कम्युनिस्टों का एक आवरण था, माया जाल था, जो युवाओं को बड़ा अच्छा लगता था, सबको धन बराबर बटेगा, कोई निर्धन नहीं रहेगा, संपत्ति का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जब लोगों को लगा कि ये सब संभव है ही नहीं, तो इनका मिथक टूट गया। और बाकी कुछ, जब से हम में तो कोई साधन ही नहीं था अपना विचार रखने का, ये तो सामाजिक संवाद या सोशल मीडिया आ गया, तो हमने इनकी धज्जियां उड़ा दी है। नहीं, ये तो अच्छा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने जो है वो अधिक क्रांति लाए हैं, अधिक डेमोक्रेटाइजेशन किया है। जैसे हम और आप बैठ कर के बात हम कर रहे हैं, कुछ लोग हमारी बातें सुनते भी हैं। तो वो उसी कारण है कि वो विज्ञान और तकनीकी जो सामने आविष्कार हुए हैं, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, और दूसरे तरह की ये सारी व्यवस्था, उन्होंने डेमोक्रेटाइजेशन ज़्यादा किया। कम से कम भारत की बात करें, एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव में राजनेताओं ने तो फूट अधिक डाली है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट ऐसे तो दिन भर गाली देंगे कंपनियों को, पूंजीवादियों को, प्रयोग में लाएंगे उन्हीं का बना हुआ मोबाइल, उन्हीं के द्वारा चलाएंगे इंटरनेट, उन्हीं के द्वारा चलाएंगे सारी संचार की सुविधाएं। तो भाई, अगर आप धुर विरोधी घृणा करते हैं, तो मेरी आप उसके, वामपंथियों के पास में मैंने सबसे महँगे मोबाइल फ़ोन देखे हैं। तो क्यों खरीदते हैं और इनको तो? उन्हें 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 अकड़ भी है कि हम 15 लाख की गाड़ी चला रहे हैं। और वामपंथी बताइए, इनको तो मैं तो कहता हूँ, इनको पैदल घूमना चाहिए, टायर की चप्पल पहननी चाहिए, बोरे के कपड़े पहनने चाहिए,
और चिट्ठियाँ लिख के बात करनी चाहिए और मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं, भई तुम मोबाइल कम्युनिस्ट हो। फ़ोन, इंटरनेट, कलर हुँ। टेलीविज़न, हाँ, कुछ लिबरलाइज़ेशन नहीं, ऑफ टेलीफ़ोनी, हर जो चीज़ भी का कुछ विरोध किया इन्होंने। हाँ, राख से इनको बर्तन मांजना चाहिए, नीम का दातुन करना चाहिए, नहाने में कोई रीठा-वीठा लगाना चाहिए, कपड़ा बोरा पहने, यानी इनको कोई भी ऐसा उत्पाद प्रयोग में नहीं लाना चाहिए जो कोई पूँजीवादी कंपनी बनाती हो। वैसा बिल्कुल, करके तो आप पूँजीवादी कंपनी को प्रश्रय दे रहे हैं ना, उसको धनी बना रहे हैं ना, ये भी तो क्यों के दूसरा उपयोग में लाते हो? मत ये लाओ। है, ये इंटरनेट का जो पूरा तंत्र है अधिकतर यहूदियों के पास है, तो उनसे तो इनको कुछ करना ही नहीं चाहिए। तो शशांक भाई बहुत-बहुत धन्यवाद। तो हमने कई आयामों पे एक जो विचित्र वितंडा हमारे सामने इस विशाल और विवश देश में लगातार बहुत सारे कारणों से होता रहता है। तो उसमें कई आयामों पे, कुछ व्यक्तियों पे, कुछ घटनाओं पे और कुछ आशंकाओं पे हमने चर्चा की, तो उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हम आपके पास फिर आएँगे इसी से मिली-जुली बातें पे, और शेयर मार्केट में क्या उथल-पुथल हो रही है, अगले हफ्ते में क्या रहेगा, उसके बारे में भी आपसे दोबारा चर्चा करने के लिए आएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक भाई, आपका बात 25 में आने के लिए और ये सब समझाने के लिए। नमस्कार। धन्यवाद। तो हमने बातचीत की श्री शशांक भारद्वाज से। पिछली बार पिछले दिनों जो घटनाएँ हुई हैं संसद में और इसके इतर किसान आंदोलन से लेकर के वहाँ पे जो अलग तरह के कुछ आंदोलन ये भी उत्पन्न हुए हैं, उनकी कुछ राजनीतिक उनके दलों की व्यवस्था है, तो कई तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। वितंडाबाज़ी यानी कि बहुत ही विद्रूप किस्म का व्यवहार सामने आ रहा है, तो उस पे हमने बातचीत कि हमें आशा है कि ये बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बात में। धन्यवाद, नमस्कार।